उस एक विषय पर बहुत डिटेल में बात इनानिया जी ने भी कर दी और बत्ती मनोज जी ने आपको बताई दी, उसके ऊपर करने से कोई मतलब नहीं। मैं दूसरे विषय पर बात करूंगा कि भाईचारा और एकता बहुजन समाज की उन्नति की नींव ये कैसे हो सकती है, और ये विषय यहां बनाने और इस प्रोग्राम का खास करके आयोजन, जो आयोजकों ने खुद पहले डिक्लेयर किया, हमें भी बताया गया कि यहां पर समाज के चारों वर्गों का आयोजन भी है और चारों वर्गों की उपस्थिति भी है। आयोजनकर्ता भी चारों वर्ग है और इसमें उपस्थिति भी चारों वर्गों की है। ये बात इस कार्यक्रम की महत्वता को और बढ़ा देती है और ऊंचा कर देती है। बहुत सारे लोग क्या देखते हैं जब जाते हैं ना, तो इन्होंने, आप तो खैर जानते हैं, हम तो आपको एक यूनिवर्सिटी मानते हैं, इतना तो अभी लिखते भी बहुत है और बोलते भी बहुत है, बस एक सुनते ही नहीं है। समस्या यही है, बहुत बोलते बहुत है, वो उनकी प्रॉब्लम है, कानों की कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए ये नहीं कि सुनते नहीं। तो यहां पर एक भाईचारा और एकता निर्माण करने का जो कार्य शुरू किया गया, इस कार्यक्रम में तब मैं कह रहा हूं कि कई बार जाते हैं, सजावट अच्छी होती है, वहां पर नाश्ते की व्यवस्था होती है, थोड़ा बहुत और कुछ भी व्यवस्थाएं होती है, तो लोग उसको कहते हैं बहुत अच्छा। साफे पहनाए जाते हैं, मालाएं डाली जाती है, आने वालों का सत्कार किया जाता है। यहां पर तो हमने पहले ही कह दिया था, मैंने कहा भैया फूल भी कोई कार्यकर्ता ही चढ़ा देना, और जिसकी इच्छा होगा वो मंच पर से उठ करके चढ़ा देगा। इतना ऊपर चढ़ाने की जरूरत नहीं है कि उसको कोई, यहाँ सभी लोग, हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पर डाइट से एक ही पोडियम ही रखना, कुर्सियां नहीं रखना, हम सामने बैठेंगे और सामने से बोलने के लिए उठ के ऊपर आ जाएंगे। हम बात भाईचारे की करेंगे, बात एकता की करेंगे, तो हमारे अंदर भाईचारा पहले बनना चाहिए। आपने चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सम्मान दिया या उस परंपरा को कम से कम इतना तो तोड़ा कि आपने ये सारा ढंग तो जो हमारा आधा घंटा पौन घंटा खराब हो जाता वो तो खत्म किया, ये अच्छी बात हुई। ये पढ़े लिखे लोगों का एक प्रमाण है कि आपने पढ़े लिखे होने का प्रमाण दिया। तो यहां भाईचारा और एकता निर्माण करने की बात है। तो एकता और भाईचारा निर्माण होगा कैसे? हमारा दुश्मन तो रात और दिन हमारी एकता को तोड़ने के लिए लगा हुआ है। अगर हमने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लोगों को जोड़ने की, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे ही इस विचारधारा की बात करें, हम किसी पर्टिकुलर संगठन की बात नहीं करेंगे, अगर एक विचारधारा ने लोगों को जोड़ने का काम शुरू किया, एक सामाजिक ध्रुवीकरण का कार्य जब शुरू हुआ, तो ट्राइब्स लोगों का इस मूवमेंट में सहभागिता बढ़ने लगी। आदिवासियों सहभागिता बढ़ने लगी, और जो ट्राइब्स जंगलों में थे, जिनको भाषा भी ढंग से, एक बात है उनको कुछ शब्दों का ज्ञान नहीं होता था, उन लोगों ने भी जय मूल निवासी का नारा बुलंद किया, जय मूल निवासी का नारा बुलंद किया, और बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी विचारधारा को अपनाना शुरू किया। तो हमारे दुश्मन ने, एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं आपको, हमारे दुश्मन ने क्या दाव खेला, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की बुराई कर रहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये ध्रुवीकरण रुकना चाहिए और यहां पर जो है अलगीकरण होना चाहिए, सेग्रीगेशन होना चाहिए। अगर ये सेग्रीगेशन नहीं हुआ और ये ध्रुवीकरण अगर ऐसे ही बन गया, तो आज एससी और एसटी का ध्रुवीकरण, कल ओबीसी का ध्रुवीकरण, फिर माइनॉरिटी का ध्रुवीकरण, और ये एक दिन सारे एक हो जाएंगे, सारों को पता लग जाएगा कि हम भाई भाई हैं, तो दुश्मन अपने आप एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उनका अलगीकरण करने का, उनको जो है सेग्रीगेट करने के लिए उन्होंने नया पैंतरा खेला और उन्होंने एक दाव खेला। क्या कहा? आरएसएस ने क्या किया? उन्होंने मुंडा, क्या नाम उनका? नहीं, जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा को सामने लाया, और जयपाल सिंह मुंडा को कैसे बाबा साहब के साथ भिड़ा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल सिंह कभी भी संविधान सभा में नहीं भिड़े, कभी भी नहीं भिड़े, और हमेशा एक दूसरे से पूछ करके सलाह मशवरे से बात करते थे। लेकिन यहां पर उनको बाद में अब भिड़ा दिया गया और कहा कि मुंडा जो है संविधान के अंदर आदिवासी शब्द डालना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने आदिवासी शब्द नहीं डालने दिए। अब जयपाल सिंह मुंडा को आदिवासियों के लिए खड़ा कर दिया,
और कह दिया कि ये जो है, ये डॉक्टर अंबेडकर की वजह से आदिवासी शब्द नहीं डाला गया। और मैं पिछले 10 साल से लोगों को समझाता आ रहा हूं कि आदिवासी शब्द बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों नहीं डाला और वहां ट्राइब्स या फिर जनजाति शब्द क्यों डाला। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कारण है जो ये लोग नहीं समझ पा रहे। बाबा साहब अंबेडकर ने तो कहा कि अगर मैं इनको एक सेपरेट पहचान दे दूंगा तो ये पहचान इनकी है नहीं, आदिवासी पहचान है नहीं इनकी। तो क्या पहचान है? जब इस देश के अंदर लोगों को विभाजित किया गया तो कुछ लोग जिनको शूद्र बना करके रख दिया, कुछ लोगों को अछूत बना करके गांवों से बाहर कर दिया, और जिन लोगों ने उनकी व्यवस्था से मानने से इनकार कर दिया उन लोगों ने जंगलों में जाकर अपना निवास कर लिया। अब ये लोग कब सामने आते हैं? बहुत लंबे समय तक वो सामने नहीं आते हैं। लंबे समय के बाद जब अंग्रेज जंगलों में जाते हैं लकड़ी के लिए, अंग्रेजों को इमारती लकड़ियों की आवश्यकता है, वो लकड़ी के लिए जंगलों में जाते हैं, साग काटने के लिए जाते हैं, और वहां पर जंगलों में जाकर देखते हैं, वहां पर इन लोगों को देखा जाता। तो सलाहकार तो यही लोग थे। इन लोगों से अंग्रेजों ने पूछा ये कौन है, तो इन्होंने आनंद फानन में कहा ये आदिवासी है। तो जैसे इन्होंने कहा कि ये आदिवासी है, अंग्रेजों ने लिख दिया आदिवासी। इसका अंग्रेजी में कोई वर्ड नहीं है। आदिवासी जो शब्द है इसका अंग्रेजी में कोई ट्रांसलेशन नहीं है, और अगर ट्रांसलेशन है तो वो शब्द है इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस पीपल। तो इस सेग्रीगेशन का मामला और ध्रुवीकरण को रोकने का मामला, हम भाईचारे की और एकता की बात करते हैं, हमारा दुश्मन हमें तोड़ने की बात करता है। ठीक उसी तरीके से किसान आंदोलन के अंदर भी उन्होंने पता नहीं क्या क्या नए नए नाम दे करके उनको भी बदनाम करने की, उनकी एकता को भी तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन ये तो ठीक है कि ये आंदोलन जो है, जैसा कि मनोज जी ने कहा कि बिल्कुल ये श्रेय बिल्कुल पंजाब के सिखों को ही जाएगा, लेकिन जो जीत है वो अगर पूरे देश का ये जन आंदोलन नहीं बनता तो ये जीत नहीं होती। ये आंदोलन अगर जन जन का आंदोलन ना बनता, और उसमें भी खास करके अगर ये आंदोलन संवैधानिक आंदोलन नहीं बनता, और ये बात आप मुझसे मत पूछिए, ये बात खुद राकेश टिकैत जी को हमने जाकर के बताई, 3 बार मिलकर मैंने बताई, 3 बार मिलकर के उनसे पर्सनल मीटिंग करके उनको बताया। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा चेहरा थोड़ा फेमस है, हमारा चेहरा इतना फेमस नहीं है, तो यार क्यों ना तुम अपने फेमस चेहरे से कुछ अच्छा ही बोल दो। हम लोग अगर कहेंगे तो लोग उस पर इतना गौर नहीं करेंगे, पता नहीं कहां से आ गए ये लोग। और यहां हमारे नाम से इतनी नफरत होती है। किसान आंदोलनों के अंदर हमारा नाम लिखने के बाद में भी नाम काट दिया करते थे। 7 फरवरी को 1 महीने और 7 दिन रहने के बाद हमारे को वहां से मंचों पर से लिख दिया गया कि ताराराम मैना का स्पीच नहीं होगा। तो उस समय हमने राकेश टिकैत जी से मिलकर के और भी कई, योगेंद्र यादव जी से और कई नेताओं से मिलकर कहा कि इस आंदोलन को आप संवैधानिक दर्जा दे दोगे। आंदोलन संविधान के लिए है, किसानों के लिए नहीं, और सिर्फ 3 कर्से कानूनों के, काले कानूनों के लिए नहीं है। ये संविधान को बचाने का आंदोलन है, और ये आंदोलन आपका सफल होगा। और जिस दिन ये कहा उस दिन के बाद में सोचने को मजबूर हुए। और अभी भी ये बात तो ठीक है, हम मानते हैं, क्या कुछ लोग खुश हो गए हैं कि उन्होंने वापस ले लिए हैं। मैं कह रहा हूं वापस नहीं लिए हैं, ये उनका एक और नया षड्यंत्र हो सकता है, दांवपेच हो सकता है। क्योंकि अगर मान लो जंगल में शेर कह दो या फिर कोई शिकारी आदमी भी हो, अगर वो शिकार के लिए जाए और एक दिन उसे संजोग से शिकार ना मिले, या शिकार उसके हाथ से निकल जाए, उसके हाथ ना लगे, तो शिकार को खुश नहीं होना चाहिए कि अभी शिकार बंद कर देगा, या इसका हृदय बदल गया होगा, या हृदय परिवर्तन हो गया होगा। वो दूसरे दिन नया दाव खेल करके शिकार करने आएगा। तो ये सदियों से जो लोग यहां पर
काबिज हैं और जो हमारे बीच में हमारे ऊपर कब्जा करके रखना चाहते हैं, ये लोग कभी भी चुप बैठने वाले नहीं है। ये एक नए रूप में आएंगे। लेकिन हमें हमारे भाईचारे को और एकता को अगर बनाना है तो बनाने के लिए हमें हमारी पहचान और हमारे दुश्मन की पहचान को आइडेंटिफाई करना चाहिए। पहले उसको आइडेंटिटी होना चाहिए। और यही बात सर छोटू राम जी ने कही थी, यही बात उन्होंने कही थी, जिसको कहने को सब लोग कहते हैं, बोलते हैं, लेकिन करते कोई नहीं। उन्होंने कहा ना कि हे मेरे भोले किसान, मेरी दो बातें मान, एक बोलना सीख और दूसरा दुश्मन को पहचान। हमारा समाज बोलना सीख गया, मंच नहीं मिलता, और मंच मिल जाता तो पूरा टाइम नहीं मिलता। बोलना सीखा तब ना, बोलना नहीं सीखा होता तो बोलना इतना सीख गया कि मंच नहीं मिलता, और मंच मिल जाए तो टाइम नहीं मिलता। बोलना तो सीख गया, लेकिन दुश्मन को अभी भी नहीं पहचान पाया। दुश्मन को अभी भी नहीं पहचान पाया। सर छोटू राम जी की बात और यहां करेंगे तो किसान के संबंध में बात होगी, इसलिए मैं किसान आंदोलन को बार बार बीच में लाऊंगा कि किसान आंदोलन के अंदर हम लोग जब वहां पर 40 दिन रह करके हमने वहां पर एक बॉर्डर पे जाकर के कम से कम 2 बार 3 बार हमें भी मौका दिया गया बोलने का, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। लेकिन बाद में जो हमारी भाषा देखी, उसके बाद उन्होंने उसके जो है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। लेकिन वहां हमने देखा जाटोल साहब, वहां जितने भी लीडर थे ना किसानों के, प्रत्येक की बगल में एक ब्राह्मण था, प्रत्येक की बगल में। और अगर ये झूठ है तो राकेश जी से खुद से पूछ लो कि उनके पास में मनोज तिवारी था कि नहीं था। एक लड़का युवा, मनोज तुम दिल्ली वाला मत समझ लेना, एक तिवारी था, वो उनके अभी भी साथ नहीं है। 100 सारे प्रोग्राम वो डिजाइन करता, क्या बोलना, क्या जवाब देना, प्रेस में क्या कहना, वो सारा वो करते। पूनम पंडित उधर लगी हुई है गाजीपुर में, अभी भी लगी हुई है, कंटिन्यू लगी हुई है। शाहजहांपुर बॉर्डर पे हमने लोगों को आगाह किया और बाद में वही उजागर भी हुई और शाहजहांपुर बॉर्डर का सारा सत्यानाश हो गया और सारे वो एक ब्राह्मण की वजह से सब कुछ हुआ। तो हमने देखा कि किसान खड़ा होकर के सर छोटू राम जी का नारा लगा रहा है और कह रहा है बोलना सीख और दुश्मन को पहचान। अब बोल तो रहा है, नारा लगा रहा है, जोर जोर से नारा लगा रहा है, कविताएं भी सुना रहा है, गीत भी सुना रहा है, लेकिन दुश्मन को तो बगल में दबाए खड़ा है। लड़ाई जीतेगा कैसे? इसलिए हो सकता है कि हमारे महापुरुषों की उस समय कोई मजबूरी नहीं होगी, या फिर जैसा कि हम कहें कि उन्होंने भी समय समय पर पहचान को बदला और हमें भी नई नई पहचान दी। तो हो सकता है कि उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा हो, लेकिन हम तो डायरेक्ट कहते हैं, सीधा कहते हैं। अब तक तो हम ये कहते थे कि ब्राह्मण हमारा इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन ब्राह्मण है कौन? अगर ये कहेंगे तो ओबीसी कहेगा ये तो हमारा धर्म गुरु है। मेरे ओबीसी के एक साथी थे बाड़मेर जिले से ही, वो हर साल हमें 2000 रुपए चंदा भी देते थे। हर नजदीक में कोई कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में भी आते थे, सुनते भी थे और अक्सर चर्चा भी करते थे कि ब्राह्मण बहुत नीच होते हैं, बहुत घटिया होते हैं। लेकिन वो बाद में क्या कहते थे, यार एक हमारी मजबूरी है। मैंने कहा क्या? हम इनको छोड़ देंगे तो ये हमारा कर्मकांड कौन करवाएगा? मैं कहा तुम्हारा कर्मकांड करने के लिए ही तो ये लगा हुआ, और तुम कर्मकांड करवाना ही चाहते हो तो करेगा ही ना कर्मकांड। एक इतनी बात उसके अंदर पता है, उसके बावजूद भी मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े विद्वानों को, धुरंधरों को जो मंच पर आकर के ब्राह्मणवाद की बखियां उधेड़ते हैं, धजियां उड़ाते हैं और घर में जाकर के पंडित जी से यज्ञ करवाते हैं। इसका मतलब है कि साफ जाहिर हो रहा है कि हम चाहे जयंतियां किसनी मना लें, लेकिन हमने उनकी बात को आज दिन तक समझने की कोशिश नहीं की, और समझ भी गए तो फिर नालायकी है कि उनको माना नहीं। अरे क्या खा लेगा तुम्हारा, क्या बिगाड़ देगा वो?
अगर तुम दुश्मन को सीधा दुश्मन कह दोगे तो क्या नुकसान तुम्हारा क्या होगा? नुकसान तो होगा या नहीं होगा, फायदा होगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र हो जाएगी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां आजाद हो जाएगी, वो उसके चुंगल से निकल जाएगी, वो उसे दुश्मन की दृष्टि से देखना शुरू कर देगी। जब दुश्मन की दृष्टि से देखना शुरू करेगी तो वो विजिलेंट हो जाएगी, सावधान होकर के, सतर्क होकर के काम करेगी। भले ही वो यहां रहे, जाने की बात नहीं है, जाने का समय आएगा तब जाने की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जरूरत इतनी है कि उसकी पहचान करके और उसके साथ में दुश्मन जैसा व्यवहार करना, यानी सावधान होना, विजिलेंट रहना, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो हमें तोड़ने के लिए रात दिन प्रयास कर रहा है। हम भाईचारे की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं एकता की, तो जो एकता उस समय थी सर छोटूराम जी के समय में, क्योंकि इनका जन्म 1881 में होता है, बाबा साहब का जन्म 1890 में होता है। इसी तरीके से जोधपुर के ही वासी राजू राम जी, माड़ी कलबी जाति से राजू राम जी, जिनको आज राजेश्वर कहा जाता है, राजा राम जी कहा जाता है, वो राजा राम जी जो शिकारपुरा उनका धाम है, वो 85 में जन्म लेते हैं। और इस समकालीन है, जैसे कि हम कहें ना, जाम्बोजी, जसनाथ, धन्नादार, पीपादर जी, गुरु नानक देव, रामदेव, ये समकालीन थे। ये 15वीं सदी में और 14वीं सदी के बाद में 15वीं सदी में ये सब महापुरुष एक सदी में हुए और उन्होंने कॉमन काम किया। ठीक वैसे ही इन 2, 4, 5 महापुरुषों की तो सीधी सी बता दें कि जन्म और मृत्यु में भी 4-5 साल से ज्यादा फर्क नहीं है। तो इन महापुरुषों का जो संग्राम है इस देश के अंदर, वो संग्राम इन जिनको हम लोग दलित कहते हैं, दलित तो शब्द गलत है, लेकिन शोषित और पीड़ित वर्ग जो है उनके उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। और उन्होंने अपने बीच में जाति को नहीं आने दिया, उनके बीच जाति नहीं आई। उन्होंने भले ही, हमारे दुश्मनों ने उनके महापुरुषों को आज भले ही छुपा दिया। जैसे सेन जी महाराज के बारे में कहेंगे कि नहीं हुए, तो सेन जी महाराज के बारे में क्या लिखते हैं वो लोग कि वो राजा की दाढ़ी करने जाते थे और राजा के एक दिन दाढ़ी करने के लिए लेट हो गए, तो भगवान के भक्त थे, तो भगवान को पता चला कि ये अगर सेन जी समय पर नहीं जाएंगे तो राजा नाराज हो जाएगा और लेट जाएंगे तो राजा इनको सजा देगा। इसलिए भगवान खुद जो है वो उस्तरा लेके दाढ़ी करने पहुंच जाते हैं। इतनी सी कहानी बना करके उस महापुरुष के 40 साल के संघर्ष को दफन कर दिया। इतनी सी कहानी, सिर्फ एक पैराग्राफ, कहानी नहीं, एक पैराग्राफ में उनके 40 साल का संघर्ष जीरो कर दिया। राजा राम जी का संघर्ष बाबा साहब अम्बेडकर के समकालीन, और मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं कि राजा राम जी बाबा साहब अम्बेडकर से एक नहीं कई बार मिले। अगर वो ना मिलते, संविधान लिखने का टाइम जो था उस समय मिले। बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिख रहे थे, वे संविधान में जो होने वाली सारी बातें हैं वही तो राजा राम जी की वाणी में है। पढ़ लो, राजा राम जी की वाणी सुन लो। एड़ो जमानो आवेला, सुन लो, केड़ो जमानो आवेला। जब बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे थे कि क्या महिलाओं को अधिकार होंगे, महिलाएं किस तरह का जीवन जिएगी, किसान क्या काम करेगा, किसान जमींदार हो जाएगा, जो जमींदार है जागीरदार है वो मजदूर हो जाएगा, ये संविधान में थी सारी बातें। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे जा रहे संविधान की जानकारी राजू राम जी को थी, और उन्होंने यहां पर कई लोगों को पब्लिक में आकर के कि ऐसा समय आने वाला है, तो वे समकालीन काम कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, राजू राम जी यानी कि राजा राम जी यानी राजेश्वर जी की एक पन्ने की कहानी बनाई, एक पैराग्राफ या एक पेज बना दिया ज्यादा से ज्यादा, और क्या कहा, वो लूणी गए और लूणी से गायब हो गए और सीधे द्वारिका में निकल गए। अभी भी देखो, आप किसी भी महापुरुष का आपको बायोडाटा देखना है, उसकी जानकारी देखना है, उसका विकिपीडिया देखना है, तो जाके उस नेट पे जाके देखिए, नाम सर्च कीजिए और आपको मिल जाएगा। और जो मिल जाएगा हम उसी को पढ़ करके पब्लिक में ठोक देते हैं। हम उसमें से कुछ निकालने की कोशिश नहीं करते कि ऐसा हुआ होगा तो क्यों हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैं सोचता हूं, गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं गलत नहीं हो सकता।
क्योंकि हमारे लोगों को उस समय किसी भी प्रकार का सम्मानजनक नाम रखने का अधिकार नहीं हुआ करता था, सिर्फ सिक्की को छोड़ करके। कोई भी ऐसा शौर्य नाम नहीं रख सकता था, या कोई धनवान वाला नाम नहीं रख सकता था। हमारे लोगों के नाम ऐसे ही होते थे, बुद्धिया, कुबड़िया, कटुया, कचरा, पूंजा, यही नाम होते थे ना। तो शायद मुझे लगता है कि मेरे पिताजी जब मुझे स्कूल में ले गए और ले जाकर के जब टीचर के सामने रखा कि फॉर्म भरना, नाम लिखवाना है, तो मेरे पिताजी ने तो अपने अपने अनुसार ही कहा होगा कि नाम क्या है, तो तारिया, यही कहा होगा, यही चलन था उसमें। रिकॉर्ड में, हमारे रिकॉर्ड में लिखा होता था हमारे बाप दादाओं का नाम, भूरिया, कालिया, पदमिया, ढेकड़िया, पोस्टिया, लिखा होता था। ये तो मैं कोई घर से नहीं मिला रहा हूं। तो मेरा नाम पिताजी ने कहा होगा कि इसका नाम तारिया, ताराराम नहीं कहा होगा, लेकिन उसको हिदायत थी कि अब इन लोगों के पीछे राम लगाना है, तो उन्होंने राम लगा दिया, ताराराम। अब हो सकता है कि सुखी जो उनके पिताजी थे छोटू राम जी के, वो अगर उनको स्कूल में ले गए और वहां जाकर कहा कि इसका नाम तो रिशपाल लिखो, तो रिशपाल तो थोड़ा गौरवान्वित शब्द है, तो उन्होंने कहा होगा कि घर में नाम क्या है इसका? बोला घर में नाम तो छोटू है, सबसे छोटा, इसलिए छोटू है, तो छोटू राम ही लिख देते हैं। लेकिन उस नाम लिखने वाले ने मन में ये सोचा होगा कि रिशपाल लिखूंगा तो इसका नाम बड़ा हो जाएगा, छोटू राम लिख देता हूं इसलिए छोटा रह जाएगा। लेकिन लिखने वाले को ये थोड़ी पता था कि छोटू राम है, सबसे मोटू राम हो जाएगा, क्योंकि वो अपने कर्मों से, काम से होगा, नाम से नहीं होगा। लेकिन लिखने वाले की नीयत तो उस समय भी थी कि इसको सम्मानजनक नाम नहीं मिलना चाहिए। ये बात भी एक सोचने वाली बात है। इसी तरीके की बात में से हम निकालते हैं कि अगर राजा राम जी यहां लुंगनी से गायब होते हैं और बोलते हैं द्वारिका चले जाते हैं, शिकारपुरा के पास में जोधपुर तो आ नहीं सकते थे, उनके साथ में बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा था, उन्होंने लोनी से ट्रेन पकड़ी और बॉम्बे गए। बॉम्बे गए, बाबा साहब अम्बेडकर से मिले होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर से मिले होंगे और उनके कामों के बारे में जाना होगा, तभी आकर के ये बातें कही उन्होंने। इस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा हमारे महापुरुषों का जो मामला है वो रफा दफा कर दिया, और उसी वही नीति के आधार पर उन्होंने सर छोटू राम जी को भी, उनके इतिहास को भी दफन कर दिया, उनके इतिहास को भी सिलेबस में नहीं आने दिया, लोगों को पढ़ने नहीं दिया, और वास्तव में उनका जीवन जो है वो लोगों को नहीं बताया गया। ये तो कुछ लोग हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे ढूंढ के निकाल रहे हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे ढूंढ के निकाल रहे हैं, और वामसेवक संगठन ने तो वो काम कर दिया है कि जो भारत में दफन कर दिया गया ना, वो सारा का सारा, अगर एक छोटी सी घटना घटी थी, उस घटना का भी ब्यौरा इंग्लैंड की पार्लियामेंट में है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में आज भी है, डॉक्यूमेंट के आधार पर रखा हुआ है। और वहां से वामसेवक ने ये सब निकाला है कि कैसे कैसे कौन सी बातें हुई, जो भी हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम आप लोगों ने किसी ने पढ़े होंगे, कभी कभी मौका मिल गया 2-4 पन्ने पढ़ लिए होंगे। क्या उस वॉल्यूम में आने वाली बात कहीं पर भी है? क्योंकि उनको मालूम है कि इसको अगर हम लोगों के सामने रखेंगे, पब्लिक में रखेंगे, तो पब्लिक इन महापुरुषों के बारे में जान जाएगी। अगर इनको जान जाएगी तो इन्हें खुद एक गौरव हो जाएगा कि हमारे महापुरुष ऐसे थे, तो हम क्यों नहीं बन सकते। इसलिए इन महापुरुषों की बात को जयंती मनाने की बजाय अगर हम लोग इन महापुरुषों की बात को अपने जहन में उतार करके और आपस में जो भाईचारा बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम की नींव तो 2001 में ही हो गई थी, इसके लिए कुछ कहने की बात नहीं है, और वो है डीएनए के आधार पर इस देश के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिनको कहा जाता है, उन लोगों को छोड़ करके पूरे देश के लोग जो SC, ST, OBC और उसमें से धर्म परिवर्तित, चाहे वो सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, बौद्ध है, कोई भी है, उन तमाम लोगों का डीएनए 100% मिलता है। और ये डीएनए साबित करता है कि ये एक नस्ल के लोग हैं। उसके बाद में हमने तो 2010 में और 10 से भी आगे चल करके हम लोगों ने इस पर रिसर्च शुरू किया कि ये जो भारत में जातिवाद का नाम कहते हैं, ब्राह्मणवाद कहते हैं, मनुवाद कहते हैं, पता नहीं कितने वाद कह करके हमें कंफ्यूज करते हैं।
ये कंफ्यूज करने का मामला है। इसको सच्चाई तक ले जाना, वास्तविकता क्या है। तो वास्तविकता जब पता चला तो हम लोगों ने पता किया तो सामने आया कि ये नस्ल भेद है। और भारत में जो नस्लें हैं, देखो नस्ल में अगर चाहे 1 2 3 4 5 नस्लें तो होती है, गाय की भी होती है, भैंस की भी होती है, ऊंट की भी होती है, घोड़ों की भी होती है, नस्लें सबकी होती है। तो मनुष्य में भी नस्ल है। अब उस नस्ल में भी भारत की जो वास्तविकता है, भारत की जो स्थिति है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है, आपने देखा होगा संघर्ष करने और संघर्ष में सभी लोग उतरे हुए हैं, आए दिन जिंदाबाद। हमारे साथ में अत्याचार चाहे किसी भी हद तक हो जाए, मर्डर हो जाए, बलात्कार हो जाए, शोषण हो जाए, घर जला दिया जाए, गांव से निकाल दिया जाए, कैसा भी शोषण हो जाए, हमारा समाज क्या करता है? हमारा समाज झंडा उठाएगा, कलेक्ट्रेट के सामने जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जिंदाबाद मुर्दाबाद करके लौट जाएगा, या फिर 2 दिन वहां पर जालिम डाल के धरना दे देगा। ऐसा ही है ना, इसके अलावा नहीं ना। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि वो मारने वाला है, हम चिल्लाने वाले हैं। वो मारने वाला है और हम चिल्लाने वाले हैं। चिल्ला करके थोड़ी देर में दर्द भूल जाते हैं, घर में आके बैठ जाते हैं, या फिर एक दर्द को भुलाने के लिए दूसरा दर्द पैदा कर देते हैं, एक घटना को छुपाने के लिए दूसरी घटना कर देते हैं। तो इसमें एक चीज सामने क्या आती है कि भारत के मूल निवासी, जिनको इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया कहा जाता है, वे सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, और SC ST OBC सभी हैं। वे तमाम लोग जो हैं वे भारत के इंडिजिनियस पीपल हैं, और इनमें बुद्ध का विचार है, इसलिए बदले की भावना नहीं। इनके अंदर टिट फॉर टैट नहीं आता, बदले की भावना नहीं है। वो सहन करने की इतनी शक्ति है उनके अंदर कि कितना अत्याचार करो सहन करते जाएंगे, और सदियों से कर रहे हैं, सदियों से कर रहे हैं। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत स्वाभिमान जाग गया, उसकी वजह से थोड़ा बहुत लड़ने लगे हैं, सामने खड़ा होने लगे, लेकिन सदियों से चूं तक नहीं किया। और दूसरी नस्ल जो भारत में है, वो नस्ल दुनिया की सबसे अमानवीय नस्ल है, जिसने भारत को नहीं पूरी दुनिया को तबाह करके रखा हुआ है, पूरी दुनिया को तबाह करके रखा हुआ है। और वो नस्ल है ज्यूस, जिनको हम लोग यहूदी कहते हैं। इनका इतिहास और इनका सब कुछ ढूंढ करके हमने निकाल दिया, और भारत में रहने वाले ब्राह्मण, जिनका डायरेक्ट उनके साथ रिलेशन है, कैसे कई सबूत जो आपको भविष्य में दे दिए जाएंगे, वो लोग, अब ये जो 2 नस्लें हैं, एक सबसे अत्याचारी, और कहीं पर भी किसी का भाईचारा होने नहीं, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंग्लैंड हो, कहीं पर भी ये सारी की सारी मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम इन्हीं में से, ज्यूस में से, इन्हीं में से एक धरा अलग हुआ और उनके अत्याचार का विरोध शुरू किया। तो अत्याचार का विरोध शुरू किया तो क्या हुआ? जब उन्होंने टिट फॉर टैट यानी कि बदले की भावना पैदा की, उनको ही तोड़ करके तार तार कर दिया। तो समझना हमको यह है कि हमारी एकता और हमारा भाईचारा बनेगा कैसे? तभी बन पाएगा जब हम दुश्मन को पहचान लेंगे। हम दुश्मन को पहचान नहीं पा रहे हैं, हेलो इसलिए हम अपने ही भाई को दुश्मन मान रहे हैं, और जो दुश्मन है उसको गले लगा रहे हैं। अरे इसके बिना तो कैसे हो? पंडित जी है ना, हमारे किसान नेता 80 साल के, कोई 90 साल का, कोई 70 साल का, कोई 60 साल का, ऐसा तो कोई नेता में वहां किसान नेता नहीं देखा है जो कम से कम 40 साल से नीचे हो। 40 साल का कोई नहीं, उससे ऊपर ही 50 साल के, और उनके सारे एडवाइजर 18 और 20 साल 22 साल के, और वो सारे ब्राह्मण। अब हम कह सकते हैं कि हम सफल कैसे हो, हमारी एकता कैसे बनेगी? जब हमारा दुश्मन हमारे बीच में बैठा हुआ, वो हमारी एकता होने देगा या एकता को तोड़ेगा? और यही कारण रहा। ये तो ठीक है, हम लोगों ने बार बार चिल्ला करके, हम लोग 1 दिन 2 दिन छोड़ करके फेसबुक पेज पर कैसे भी आकर के हम लोग इसको करते रहते हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा मामला बना है। और बनने की वजह से उन लोगों को थोड़ा सोचना पड़ा, और सोचने के पीछे मैं आपको अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात जरूर बताऊंगा, और यहां पर मनोज जी बैठे इसलिए बताना जरूरी भी है कि अगर कहीं पर भी किसान, अगर ये, हालांकि किसानों ने मैदान नहीं छोड़ा है, ये अच्छी बात है,
और छोड़ना भी मत। ये भी संदेश हमारी तरफ से है, क्योंकि ये जो तुम्हें मूर्ख बनाने का काम किया गया इस देश में, एक उससे भी बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। और वो बड़ी लड़ाई है ओबीसी की पृथक जनगणना की। ओबीसी की अलग से जनगणना की, और उसको दबाने के लिए भी ये एक पैंतरा खेला गया है, ताकि किसान संतुष्ट होकर घर में चले जाएं, दीपावली मनाएं, खुशियां मनाएं, और हम लोग धीरे से जो है ओबीसी की जनगणना वाले मामले को बाईपास कर दें। क्योंकि ओबीसी का मामला कितना खतरनाक है। अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो, किसानों की बात करें तो, आज ठीक है, हर आदमी की औकात नहीं है कि वो ट्रैक्टर लेकर के, साधन लेकर के, अपने तंबू डाल करके वहां बैठ सके। हर आदमी की रोजी रोटी का मामला होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग वहां पर टिके हुए हैं, तो उनको मालूम है कि ये उनको वो मानते, मुट्ठी पर लोग या टुकड़े टुकड़े गैंग या फिर खालिस्तानी, इस तरीके के नाम देकर के उनको कर रहे हैं। लेकिन अगर जो वर्तमान मुद्दा चल रहा है, मामला चल रहा है, ओबीसी की पृथक अलग से जनगणना। कैसी जनगणना? कोई ज्यादा इसमें कोई काम करने वाली बात नहीं है, ज्यादा अलग से कुछ उसमें कोई कुछ नहीं करना है। जो जनगणना का जो फॉर्म है, उस फॉर्म में जिस तरीके से एक कॉलम होता है एसटी, एक होता है एससी, और धर्म के नाम के कॉलम होते हैं। एससी वाले कॉलम में एससी का राइट किया जाता है, एसटी वाले कॉलम में अगर मैं एसटी हूं तो एसटी का राइट किया जाएगा, ठीक है। और पूरे देश का एससी और एसटी का आंकड़ा निकल करके आ जाएगा कि पूरे देश में इतने प्रतिशत एसटी है और इतने प्रतिशत एससी है। आगे आंकड़ा, धर्म के नाम पे भी आंकड़ा, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने, ईसाई कितने, आ गया। अगर मैं कहता हूं कि उसमें हमारी मांग क्या है, आप मांग नहीं है, 2009 की हमारी मांग है, 2009 से ये मिशन हमने शुरू किया था, और ये ओबीसी की जनगणना अलग से होनी चाहिए। उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि अगर ओबीसी की जनगणना अलग से की जाए, और ये कॉलम बनाना, सिर्फ ओबीसी लिखना है उसमें, और जो ओबीसी कहेगा कि मैं ओबीसी हूं, उसको टिक करना, बस, और कुछ नहीं करना, कोई बड़ी बात नहीं करनी है। सिर्फ उसी फॉर्म में एक कॉलम बनाना है और उसमें लिखना है ओबीसी, और उसको राइट करते जाओ। तो मुझे लगता है कि अगर इस समय अगर ये जनगणना में किया जाता है, 2021 की जनगणना में ओबीसी का एक कॉलम डाल दिया जाता है, तो ओबीसी की जनगणना 60% से कम रहने वाली नहीं। 82.5 हो गया, 7-8% भी अगर माइनॉरिटी को मान लोगे तो 90% हो गया, 90% हो गया। उसके बाद में जो भी 9 या 10% बचता है, वो अपने आप एक किनारे हो जाएगा। जब एक किनारे हो जाएगा तो ओबीसी के लोगों को अपनी ताकत का भी पता लगेगा, और जो बजट निर्धारित होता है, उस बजट के अंदर एससी और एसटी का कोटा होता है कि इतना एससी को, इतना एसटी को बजट एलोकेट होगा, उनके विकास के कार्यों के लिए, उनके उत्थान के कार्यों के लिए इतना बजट एलोकेट होता है। ठीक वैसे ही अगर ओबीसी की संख्या 60% निकलती है, तो 60% बजट सीधा ओबीसी के खाते में चला जाएगा, 60% सीटें सारी ओबीसी खाते में चली जाएगी, 60% रिजर्वेशन कर्मचारी अधिकारियों का सीधा उनके खाते में चला जाएगा। तो पीछे रहेगा क्या? जो 3% ब्राह्मण आज उनका 60% खा रहे हैं, उनके पास अपने कोटे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये डर है उनको, ये डर है। खाने वाला भी ठीक है, चलो खाने वाला भी मान लिया, लेकिन उनको जो उन्होंने उस समय पॉलिसी की थी कि अंग्रेजों ने जो प्रौढ़ मताधिकार लगाया है, उसकी वजह से भारत में अगर ये लागू होता है तो ब्राह्मण अपने वोट के आधार पर, अपनी पहचान के आधार पर देश का हुक्मरान नहीं बन सकता। उस बात को मैं दोबारा कह रहा हूं, वो नहीं बन सकता। इसलिए जो अपने आप को आर्य कहते थे, ब्राह्मण कहते थे, और जो लोग दयानंद सरस्वती कहता था कि हिंदू मुगलों द्वारा दी हुई गाली है, उन्होंने, उनके पुरखों ने कहा हम भी हिंदू, तुम भी हिंदू, हिंदू हिंदू भाई भाई। यानी उनको मालूम था कि वोट इनके पास है, वोट इनके पास है, और इनके वोटों से ही हम शासक बन सकते हैं, अपने वोटों से हम शासक नहीं बन सकते। वही स्थिति आज अगर ओबीसी की जनगणना अलग से होती है तो
तो इस ओबीसी की जनगणना अलग होने से वो दिन वापस आ जाएगा जो उस समय आया था कि ये जो 60% लोग हैं ये एक हो जाएंगे या एक पहचान हो जाएगी और ये 10% 5% जो भी हैं ये एक्सपोज हो जाएंगे। उनको इस बात का खतरा है। इस खतरे को टालने के लिए भी उन्होंने कुछ पैंतरा खेला है कि किसानों के कर से काले कानून जो है वो वापस लिए जा रहे हैं। लेने वाले नहीं हैं। अभी नया खेल खेलेंगे, नया दाव खेलेंगे। लेकिन हम लोगों को जो आज यहां पर एक अच्छी शुरुआत हुई है, इस शुरुआत को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि ये जोधपुर में आज की शुरुआत है इसलिए अच्छी कहूंगा मैं, और इस मंच से है इसलिए अच्छी कहूंगा, और सर छोटू राम जी की जयंती पर है इसलिए अच्छी कहूंगा, वरना पिछले 40 साल से बामसेफ यही काम कर रहा है। और शायद बामसेफ जो काम कर रहा है उसी का परिणाम है कि आज इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित होने लगे हैं। और हमें इन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी अहम और ईगो के। हमें इन ऐसे मंच साझा करने चाहिए, मंच जो बनाने चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए और वास्तविक जानकारी उनको देना चाहिए। तभी जाकर के हमारा भाईचारा बन सकता है। आज दिन तक दुश्मन हमारे ऊपर जो राज कर रहा है उसका एकमात्र कारण यह है कि हमारा भाईचारा नहीं है, और भाईचारा न होने की वजह से हमारे में एकता नहीं है। एकता भाईचारे से बनती है, एकता भाईचारे से बनती है। एकता से भाईचारा नहीं बनता, एकता से भाईचारा नहीं बनता है, भाईचारे से एकता बनती है। जो भाईचारे से एकता बनती है वो एकता लंबी चलती है। इसलिए हमें भाईचारा बनाना है। भाईचारा बनाना है तो हमें अपने अंदर की दूरियों को कम करना होगा, हमें एक दूसरे के मंच साझा करने होंगे, हमें एक दूसरे की जयंतियों को मनाना होगा। आज अगर चारों वर्ग मिलकर के सर छोटू राम जी की जयंती मना रहे हैं तो कल ओबीसी के लोग भी अपनी तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाना शुरू करेंगे। जब वे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाना शुरू करेंगे तो जैसा कि आज शेड्यूल कास्ट के लोग और ओबीसी के लोग मिलकर के बिरसा मुंडा की जयंती मनाने लगे हैं, होगा भाईचारा, होगा, नजदीकी आएगी, और आएगी तो एकता बनेगी, और एकता बनेगी तो दुश्मन एक्सपोज होगा, और दुश्मन एक्सपोज होगा तो हमारे देश में, देश इंडिजिनस पीपल यानी भारत के मूल निवासी बहुजनों का भला होगा, उनका विकास होगा। अन्यथा हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे और वो पूरे जो सदियों से शासन चला रहे हैं वो शासन चलाते रहेंगे। आप लोग इस भाईचारे को आगे बढ़ाएंगे और इसी तरीके का आयोजन हमेशा करते रहेंगे, बिना किसी उसके कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्या उसके आने से हो जाएगा। अरे जो भी आएगा जो अच्छी बात कह के जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार के प्रोग्राम को बढ़ावा देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, उसके लिए आपका आभार। जय संविधान, जय भारत।